हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओम शांति फॉर एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का टॉपिक यूरिनरी रिटेंशन। तो आपसे निवेदन है कि कृपया करके वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें और अगर जो आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें। यूरिनरी रिटेंशन आखिर होता क्या है? देखिए, यूरिनरी रिटेंशन मतलब कि यूरिन है जो कि क्या हो रहा है, और यूरिनरी रिटेंशन का एक और नाम है जिसको हम इस्च्यूरिया कहते हैं। इस्च्यूरिया मिस होता है क्या दोस्तों? इस्च्यूरिया मिस होता है कि जो यूरिन है जो कि कंप्लीट या फिर पार्शियल, जो उसका यूरिन का जो रास्ता है, उसका जो पासेज वे है उसमें ब्लॉकेज हो गया है या फिर नैरोइंग हो गया है। यूरिन को पास होने में क्या हो रहा है कि डिफ़िकल्टी हो रहा है, ये इसीलिए इसको हम लोग क्या कह देते हैं, इस्च्यूरिया भी कहते हैं यूरिनरी रिटेंशन को। तो हम लोग देख लेते हैं दोस्तों डिफिनेशन यूरिनरी रिटेंशन का। तो यूरिनरी रिटेंशन का डिफिनेशन देख लीजिए क्या है। यूरिनरी रिटेंशन इज डिफाइंड एज इनएबिलिटी टू कंप्लीट और पार्शियल एम्प्टी ब्लैडर। जो ब्लैडर है वो या तो पार्शियल या फिर कंप्लीट क्या हो रहा है, यूरिन वहाँ से क्या हो रहा है, एम्प्टी नहीं हो रहा है, तो उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, यूरिनरी रिटेंशन कह देते हैं दोस्तों। इधर डायग्राम में आप देख सकते हैं दोस्तों कि क्या होगा कि यूरिनरी रिटेंशन में कैसे हो रहा है, जब क्यों ऐसे हो रहा है यूरिनरी रिटेंशन। देखिए ये हमारा ये क्या हो गया, ब्लैडर, ये पूरा हो गया ब्लैडर। अब ये ब्लैडर में यहाँ पे जो ब्लैडर का ओपनिंग है इसमें क्या हो रहा है, ओपनिंग में यहाँ पे ओपनिंग है ब्लैडर का, देख सकते हैं आप लोग। ये ओपनिंग में क्या हो रहा है, नैरोइंग हो गया है। ब्लैडर के ओपनिंग में क्या हो गया है, नैरोइंग हो गया है। नैरोइंग होने की वजह से क्या होगा, जो यूरिन है इसमें जो फील हुआ है ब्लैडर के अंदर यूरिन है वो क्या होगा, पास कंप्लीट नहीं होगा, और होगा भी तो डिफ़िकल्ट होगा और ब्लैडर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। तो कम्प्लीटली ब्लैडर है इसमें जो यूरिन भरा हुआ है वो इधर पास नहीं होगा यूरेथ्रा के अंदर। या फिर क्या हो सकता है दोस्तों कि ये अगर जो ये ठीक है, मान के चलिए कि जो ये ओपनिंग है ये सही है। अब यहाँ पे देख लीजिए ये प्रोस्टेट, मेल में क्या होगा, प्रोस्टेट जो होता है, प्रोस्टेट होगा, जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, जो प्रोस्टेट है यहाँ मेल में, इसका क्या हो गया है, इनलार्जमेंट हो गया है। जो इसका इनलार्जमेंट हो जाने की वजह से क्या हो जाएगा, इसका इनलार्जमेंट हो जाएगा। इनलार्जमेंट होने की वजह से दोस्तों क्या होगा यहाँ पे कि जो यूरिन को पासेज होगा तो उसमें ब्लॉकेज हो जाएगा, माने ब्लॉकेज हो गया तो धीरे धीरे निकलेगा, तो कम्प्लीटली यूरिन पास नहीं होगा। तब इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, यूरिनरी रिटेंशन। कितना सिंपल है यूरिनरी रिटेंशन, आपको समझ में आया ना यूरिन? अगर जो नहीं समझ में आया तो कमेंट करिए, आपको हम फिर से समझाएंगे। देखिए अब नेक्स्ट हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं, और इस थोड़ा लॉन्ग है, इंट्रोडक्शन टाइप का ये डेफिनेशन है, ठीक है, ऊपर वाला आप लिखिएगा वैसे एग्जाम में। यूरिनरी रिटेंशन रेफर्स टू इनएबिलिटी, किस चीज़ में इनएबिलिटी होगा, कंप्लीट और एम्प्टी ऑफ ब्लैडर, ब्लैडर अच्छी तरह से खाली नहीं हो पाएगा। तो इट कैन बी आइदर एक्यूट भी हो सकता है, क्रोनिक हो सकता है। रिजल्ट इसका डिपेंड करेगा कि कौन सा कॉज है, किस कारण से यूरिनरी रिटेंशन हुआ है, ऑब्स्ट्रक्शन क्या है। तो इसमें क्या हो सकता है, इन लार्ज हो सकता है प्रोस्टेट, अभी हम आपको बताएं कि प्रोस्टेट जो है वो लार्ज हो गया, या फिर यूरिन में क्या हो सकता है, स्टोन के कारण भी ब्लॉकेज हो सकता है, नर्व प्रॉब्लम भी हो सकता है, या कोई मेडिकेशन आपको चल रहा है उसके कारण भी हो सकता है, या ब्लैडर का मसल वीक होने के कारण भी आपको यूरिनरी रिटेंशन हो सकता है। तो अलग अलग इसका साइन एंड सिम्टम हो सकता है यूरिनरी रिटेंशन का, जैसे डिफ़िकल्टी इन यूरिन। आप अगर जो यूरिन पास आउट करेंगे, अपना मूत्र को पास आउट करेंगे, उस समय क्या होगा, डिफ़िकल्टी भी हो सकता है, और हमेशा अर्ज होगा, इच्छा होगा यूरिन करने का, ठीक है, फ्रीक्वेंट अर्ज टू यूरिनेट। फिर क्या हो सकता है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है, डिफ़िकल्टी इन लोअर एब्डोमेन, डिफ़िकल्टी होगा लोअर एब्डोमेन में, पेन भी हो सकता है यूरिनरी रिटेंशन के कारण, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं यूरिनरी रिटेंशन का एटियोलॉजी, क्या क्या कारण से यूरिनरी रिटेंशन हो सकता है। अभी डेफिनेशन में भी बताएं, फिर भी आप लोग देख सकते हैं क्या क्या कारण से यूरिनरी रिटेंशन हो सकता है। सबसे पहला कारण हो सकता है ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, उसमें क्या हो जाएगा, बड़ा हो गया है, इनलार्ज हो गया। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे डायग्राम में, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये पूरे के पूरा क्या है दोस्तों, प्रोस्टेट ग्लैंड, इसका इनलार्जमेंट, ये यहाँ पे जो ओपनिंग तो यहाँ साधारण है तो ठीक है, अब इसमें ओपनिंग इसका इनलार्ज हो जाएगा, प्रोस्टेट ग्लैंड है दोस्त। तो यहाँ पे मान के चलिए कि ये हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड का ओपनिंग है, ठीक है, ये पूरा क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड, इसमें ये ओपनिंग है यूरेथ्रा जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ तो अभी सही है, तब यूरिन आ जाएगा, पास हो जाएगा। अगर जो यही दोस्तों यहाँ पे इसमें क्या हो जाएगा, ब्लॉकेज इस तरह से हो जाएगा, प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्ज हो जाएगा तो इसमें बढ़ जाएगा।
तो इसमें इस तरह से बढ़ गया तो इधर से यूरिन आएगा तो इसमें क्या होगा, ब्लॉकेज हो गया, मतलब तो थोड़ा थोड़ा यूरिन आएगा, इसके कारण भी हो सकता है यूरिनरी रिटेंशन। अब दूसरा कहता है कि यूरिनरी स्टोन, यूरिन में क्या होगा, स्टोन हो सकता है तो उससे भी ब्लॉकेज हो सकता है, ट्यूमर का फॉर्मेशन होने से भी हो सकता है, या स्फिंक्टर क्या है ब्लैडर का वो नैरोइंग हो जाएगा तो भी यूरिनरी रिटेंशन हो सकता है। देख सकते हैं आप स्फिंक्टर कैसे नैरोइंग होगा, जो देखिए दोस्तों यूरिन को पास ब्लैडर में एक स्फिंक्टर नीचे है यूरिन को पास आउट होने के लिए, अब ये स्फिंक्टर क्या हो जाएगा, नैरोइंग, तो यहाँ पे ब्लॉकेज हो जाएगा, यूरिन इसमें से पास नहीं होगा, तभी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो सकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं न्यूरोजेनिक काउज। न्यूरोजेनिक काउज कैसे हो सकता है, कंडीशन अफेक्ट करेगा नर्व को जो कि कंट्रोल करता है, वो नर्व जो कंट्रोल करता है ब्लडर फंक्शन को, उसमें अगर जो कोई भी डिफ़िकल्टी होगा, क्यों हो सकता है, स्पाइनल कोड इंजरी के कारण, मल्टीपल स्क्लेरोसिस मतलब कोई भी अगर जो कैंसर का फॉर्मेशन हो गया है, डायबिटीज के कारण भी न्यूरोजेनिक काउज हो सकता है, तो ब्लडर के फंक्शन में अफेक्ट होगा तब यूरिनरी रिटेंशन हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, अगर कोई भी जैसे कि कुछ ड्रग हैं जिसको हम यूज करते हैं तो ब्लडर के मसल का फंक्शन है और नर्व सिग्नल है, उसमें क्या होता है, यूरिनेशन में डिफ़िकल्टी हो जाता है, जैसे कि एनेस्थेटिक ड्रग हो गया, एनेस्थेटिक हो जाएगा, ओपिएट्स हो जाएगा, चाहे एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन है ये ले रहे हैं तो ये भी क्या होता है कि जो ब्लडर का मसल है ना उस पर अफेक्ट करता है, तो यूरिनरी रिटेंशन का चांस बन सकता है, ये इसको आप रिस्क फैक्टर में लिख सकते हो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इन्फेक्शन, अगर जो कोई भी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया है, जैसे कि काउज ये हो सकता है टेम्पोररी रिटेंशन हो सकता है, कैसे, क्योंकि अगर जो इन्फेक्शन होगा तो स्वेलिंग हो सकता है यूरेथ्रा का, तो यूरिन को पास आउट होने में क्या होगा, ब्लॉकेज होगा स्वेलिंग के माध्यम से, तो रिटेंशन हो सकता है, मतलब ये टेम्पोररी है, ज़्यादा समय के लिए नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है पोस्ट ऑपरेटिव, अगर जो आपको सर्जरी के बाद भी कोई सर्जरी हुआ है तो पार्टिकुलरली इन्वॉल्विंग पेल्विक एरिया में कोई अगर जो आपको सर्जरी हुआ है या फिर यूरिनरी ट्रैक में हुआ है तो भी आपको डिफ़िकल्टी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, पेल्विक एरिया में या यूरिनरी ट्रैक में कोई सर्जरी हुआ है तो आपको यूरिनरी रिटेंशन हो सकता है। अब कह रहा है कि अदर काउजेज, जैसे कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन में अगर फिर क्या हो सकता है कि ब्लैडर का जो मसल है वो क्या है, ब्लैडर का जो मसल है वो क्या है, ब्लैडर का मसल क्या हो गया है, वीक होने की वजह से भी हो सकता है ड्यू टू एजिंग, या फिर चाइल्ड बर्थ की वजह से जो ब्लैडर का मसल है वो वीक हो गया है तो भी यूरिनरी रिटेंशन हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों पाइथोफिजियोलॉजी ऑफ यूरिनरी रिटेंशन, पाइथोफिजियोलॉजी हम लोग देखते हैं यूरिनरी रिटेंशन का। ठीक है दोस्तों, तो देख सकते हैं पाइथोफिजियोलॉजी में लिखने के लिए पहले हम लोग देखते हैं पाइथोफिजियोलॉजी, तो देखते हैं सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा कारण है यूरिनरी रिटेंशन का। देख सकते हैं ड्यू टू इटियोलॉजिकल कॉज, जो भी कारण रहेगा उसको आप लिख सकते हैं, या तो इनलार्ज हो गया है प्रोस्टेट, या यूरेथ्रल स्फिंक्टर के कारण, न्यूरोजेनिक, या मेडिकेशन, इन्फेक्शन, या वीक ब्लैडर मसल के कारण। कोई भी इटियोलॉजिकल कॉज के कारण क्या हो जाएगा, जो यूरिन होगा उसको इम्प्टी होने में, इनकम्प्लीट ब्लैडर जो ब्लैडर है वो पूरी तरह से कम्प्लीटली इम्प्टी नहीं हो रहा है, खाली नहीं हो रहा है, तो क्या होगा कि ब्लैडर अच्छा से खाली नहीं होगा तो एक्यूमुलेशन हो जाएगा किस चीज़ का, यूरिन का ब्लैडर के अंदर। आप डायग्राम में देख सकते हैं दोस्तों, देखिए आप डायग्राम में कोई भी कारण, जैसे कि मान के चलिए कोई भी कारण है, हम मान के चलते हैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे नैरोइंग हो गया है यूरेथ्रा, ठीक है, या फिर यहाँ पे जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये इसमें इनलार्ज हो गया है तो यहाँ पे क्या करेगा, ब्लॉकेज कर सकता है, या नैरोइंग होने के कारण भी यहाँ पे क्या होगा, जो ब्लैडर है यह पूरी तरह से खाली नहीं होगा, ब्लैडर खाली नहीं होगा पूरी तरह से, यूरिन इसमें से बाहर नहीं निकलेगा तो इसमें क्या होगा, यूरिन पूरा फिल हो जाएगा, पूरा फिल हो जाएगा तो ये जम जाएगा, पूरा यूरिन जमा हो जाएगा यहाँ पे, और जमा होने की वजह से दोस्तों आपको यूरिन यहाँ इन्फेक्शन भी हो सकता है, इन्फेक्शन होगा फिर धीरे धीरे क्या होगा, यूरिन ऊपर की ओर जाने लगेगा, जाते जाते क्या हो जाएगा, फिर ये धीरे धीरे किडनी को भी डैमेज करेगा, इन्फेक्शन से किडनी को डैमेज कर लेने लगेगा तो फिर किडनी फेलवर हो सकता है, किडनी आपका फेल होने का चांस हो सकता है। ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग दोस्तों, देखिए एक्यूमुलेशन हो रहा है, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिन इन ब्लैडर, ठीक है, ब्लैडर में एक्यूमुलेशन यूरिन हो गया, फिर क्या होता है दोस्तों, फिर देखिए इंक्रीज ब्लैडर का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगा, फिर क्या होगा दोस्तों, देख सकते हैं
पोटेंशियल फॉर ब्लडर डैमेज, क्या हो सकता है, ब्लडर डैमेज हो सकता है, इन्फेक्शन, फिर किडनी भी डैमेज हो सकता है, अभी हम आपको बताएं। तो ये था हमारा पैथोफिजियोलॉजी ऑफ यूरिनरी रिटेंशन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्या क्या साइन एंड सिम्टम। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को क्या बोल देते हैं दोस्तों, पता है आपको तो जल्दी कमेंट करके बताइए क्या बोलते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को हम लोग साइन एंड सिम्टम बोल देते हैं दोस्तों। तो साइन एंड सिम्टम, डिफ़िकल्टी स्टार्टिंग यूरिनेशन, यूरिनेशन करने में क्या होता है, डिफ़िकल्टी होता है, ठीक है। नॉक्ट यूरिया, नॉक्ट यूरिया किसको बोलते हैं दोस्तों, नॉक्ट यूरिया हम लोग बोल देते हैं जब हम लोग नाइट में बार बार यूरिन आता है ना, उसको हम लोग फ्रीक्वेंट, मतलब नाइट के समय बार बार यूरिन पास करने का इच्छा होगा बार बार, तो उसको हम नॉक्ट यूरिया बोल देते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम है हाइड्रोनेफ्रोसिस। हाइड्रोनेफ्रोसिस मीन्स क्या होता है दोस्तों, हाइड्रोनेफ्रोसिस मतलब होता है स्वेलिंग हो जाता है किडनी का, इन्फ्लामेशन ऑफ किडनी को हम लोग हाइड्रोनेफ्रोसिस, मतलब जो किडनी है उसमें सूजन हो जाता है यूरिनरी रिटेंशन के कारण। और क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलता है दोस्तों, तो देख सकते हैं पोलीनेफ्रोसिस। पोलीनेफ्रोसिस किसको कहेंगे दोस्तों, पोलीनेफ्रोसिस जब किडनी के बीच में जो पस फॉर्मेशन होगा उसको हम लोग पोलीनेफ्रोसिस, जो नेफ्रॉन होगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, पस फॉर्मेशन हो जाएगा, उसको हम पोलीनेफ्रोसिस कह देते हैं। नेक्स्ट किडनी फेलुअर हो सकता है। अब किडनी फेलुअर होगा क्योंकि वहाँ पे इन्फेक्शन है, तो किडनी काम करना बंद कर देगा। अब देख सकते हैं और क्या हो सकता है, इनकम्प्लीट इम्प्टी। अब देखिए हम अगर जो इनकम्प्लीट क्या होगा, फीलिंग लाइक ब्लडर इज नॉट फुल्ली इम्प्टी, आप यूरिन पास आउट कर लेंगे तो कैसा फील होगा कि लगेगा कि ब्लडर पूरा फुल थी, अच्छा से खाली नहीं हुआ, इस तरह से फीलिंग होगा, ठीक है। नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम हो सकता है दोस्तों एब्डोमिनल पेन। एब्डोमिनल में पेन होगा, डिस्कम्फर्ट होगा, डिस्कम्फर्ट इन एब्डोमेन एंड लोअर एब्डोमेन में क्या हो सकता है, डिस्कम्फर्ट हो सकता है। नेक्स्ट हो सकता है रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, बार बार यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है क्योंकि यूरिन है जो कि ब्लडर में पूरी तरीके से खाली नहीं हुआ है, एम्प्टी नहीं हुआ है, उसके कारण। अर्जेंसी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग अर्जेंस हो सकता है मतलब, या फिर सडन नीड टू यूरिनेट, आपको यूरिन करने का मतलब कि मूत्र निकालने का इच्छा होगा इसमें, ठीक है। अब हम लोग देख सकते हैं इसके लिए क्या करते हैं, डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन। तो हम लोग देख लेते हैं डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन में सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे दोस्तों, मेडिकल हिस्ट्री। पेशेंट को हम लोग चेक करेंगे कि पेशेंट प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री चेक करेंगे कि पेशेंट को कोई डिजीज कंडीशन तो नहीं हुआ है, स्पाइनल इंजरी तो नहीं हुआ है, या पेल्विक में कोई भी ऑपरेशन या सर्जरी तो पहले नहीं हुआ है। ये सारा के सारा मेडिकल हिस्ट्री हम लोग पेशेंट का कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं पेशेंट का, फिजिकल एग्जामिनेशन। सबसे पहले हम लोग एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे, सिस्टेमिक वे में एग्जामिनेशन करेंगे। फिर हम लोग पेल्विक रीजन का एग्जामिनेशन करेंगे इन वोमेन में टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल काउज, उसमें कौन सा कारण है वो देखेंगे। रिलेटेड और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी हो सकता है तो वो भी चेक करेंगे सिस्टेमिक वे में। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, रेक्टल एग्जामिनेशन करेंगे, रेक्टल का एग्जामिन करेंगे, मैन में असेस करेंगे, प्रोस्टेट का साइज चेक करेंगे कि वो इनलार्ज तो नहीं हो गया है प्रोस्टेट का, उसका कैसा कंडीशन है वो सारा के सारा चेक करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, ब्लडर स्कैन या फिर ब्लडर का अल्ट्रासाउंड करते हैं दोस्तों। ब्लडर का क्या करेंगे, स्कैन करेंगे, उसको अल्ट्रासाउंड करेंगे, इमेजिंग। उसमें हम लोग देखते हैं पोस्ट वॉइड रेसिडुअल यूरिन वॉल्यूम टू सी हाउ मच यूरिन रिमेन इन ब्लडर आफ्टर यूरिनेशन। इसमें हम लोग देखते हैं कि यूरिन पास आउट करने के बाद जो ब्लडर के अंदर कितना जो यूरिन है उसमें रिमेनिंग बच जाता है वो चेक करेंगे, ब्लडर स्कैन करेंगे अल्ट्रासाउंड में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, यूरिन एनालिसिस। यूरिन एनालिसिस में चेक करते हैं कि यूरिन कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, ब्लड तो उसमें नहीं आ रहा है, कोई भी एबनॉर्मेलिटी यूरिन में रहेगा तो उससे हम डिटेक्ट करेंगे, यूरिन के सैंपल लेंगे, अगर जो उसमें कोई भी इन्फेक्शन रहेगा तो उससे हम आसानी से पहचान सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग दोस्तों ब्लड टेस्ट करते हैं। ब्लड टेस्ट में हम लोग देखेंगे क्या दोस्तों, किडनी फंक्शन, कैरेटीन और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन को देखेंगे एंड साइन ऑफ इन्फेक्शन को चेक करेंगे ब्लड टेस्ट में। अब यूरोमेट्री करते हैं, यूरोमेट्री में देखते हैं, देखिए यूरोमेट्री फीमेल के लिए है और ये मेल के लिए है, ठीक है। यूरोमेट्री देख सकते हैं, मैंने सेम ही है दोनों। इसमें क्या होता है दोस्तों कि देखिए यूरोमेट्री, इसमें यूरिन होगा कितना उसका फ्लो है उसका मेजरमेंट होता है, मेजरिंग द फ्लो रेट एंड पैटर्न ऑफ यूरिन एसेस टू एफिशिएंसी ऑफ ब्लडर इम्प्टी, पता उससे चल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग साइटोस्कोपिक करते हैं। साइटोस्कोपिक देखिए कैसे करते हैं दोस्तों, एक इंस्ट्रूमेंट होता है,
उसके हेल्प से करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या होगा कि देखिए यूजिंग अ स्कोप टू विजुअलाइज एग्जामिन द इनसाइड ऑफ ब्लैडर एंड यूरेथ्रा फॉर स्ट्रक्चर। इसमें साइटोस्कोपिक से देखिए साइटोस्कोपिक से हम लोग अच्छी तरह से विजुअलाइज करेंगे। जो यूरेथ्रा होगा उसको यूरेथ्रा के देखेंगे, यूरेथ्रा हो गया, और जो प्रोस्टेट होगा उसका साइज और शेप, और कोई भी एबनॉर्मेलिटी रहेगा तो इसमें आसानी से हम लोग देख सकते हैं साइटोस्कोपिक में। और एबनॉर्मेलिटी कोई भी रहेगा तो उसको हम आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों यूरोडायनेमिक स्टडी। यूरोडायनेमिक स्टडी में इवोलेटिंग करते हैं, क्या करते हैं, इवोलेट करते हैं ब्लडर का प्रेशर को और फंक्शन ड्यूरिंग फीलिंग एंड इबिलिटी टू आइडेंटिफाई फंक्शनल इशू। देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है कि यूरिनरी ब्लडर है उसका हम लोग प्रेशर को मेजर करेंगे। यूरिनरी ब्लडर का क्या है, जो प्रेशर है ना उसको मेजर कर लेते हैं दोस्तों। इसमें क्या है, यूरिनरी ब्लडर का प्रेशर को मेजर करेंगे और उसमें अच्छी तरह से देखते हैं यूरेथ्रा है उसका भी प्रेशर को मेजर करते हैं और यूरिनरी ब्लडर का प्रेशर को हम लोग इसमें मेजर करते हैं। और कोई भी इशू रहेगा उसको हम आसानी से आइडेंटिफाई कर देंगे फंक्शनल इशू को। ठीक है, अब सीटी स्कैन से दोस्तों अच्छी तरह से स्कैन कर सकते हैं, जिसको हम कंप्यूटराइज टोमोग्राफी कर सकते हैं, एमआरआई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं दोस्तों मैनेजमेंट ऑफ यूरिनरी रिटेंशन। क्या क्या मैनेजमेंट है यूरिनरी रिटेंशन में, तो हम लोग मैनेजमेंट में देखेंगे दोस्तों मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में दो आता है, फार्माकोलॉजिकल और नॉन फार्माकोलॉजिकल। सबसे पहले हम लोग देखेंगे दोस्तों मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट करेंगे। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में देखिए सबसे पहले अगर जो पेशेंट को नीड है कैथेटराइजेशन को का या फिजिशियन प्रिस्क्राइब करते हैं कैथेटराइजेशन, तो पेशेंट को हम क्या करेंगे, कैथेटराइजेशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग मेडिकेशन प्रोवाइड करते हैं। देख सकते हैं कौन सा मेडिकेशन, अल्फा ब्लॉकर। अल्फा ब्लॉकर का काम क्या है दोस्तों, ये ब्लडर को रिलैक्स करेगा, नेक एंड मसल को, प्रोस्टेट को इन मेल में, और इन मेल के अंदर प्रोस्टेट या ब्लडर का नेक है उसको रिलैक्स करेगा, और यूरिन का फ्लो है उसको इंक्रीज करेगा, इम्प्रूव करेगा। मेडिसिन का नाम है टैमसिलोसिन, जिसको हम फ्लो मैक्स भी कहते हैं, टैमसिलोसिन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग मेडिसिन देख लेते हैं दोस्तों एंटीकोलिनर्जिक। एंटीकोलिनर्जिक ये क्या करता है, अगर जो मसल है ब्लडर है क्या हो गया है, अस्पाज्म हो गया है, मतलब जो ब्लडर का मसल है वो क्या हो जाएगा है, टाइट हो गया है, तो उसको रिड्यूस करेगा, टाइट को कम करेगा, उसको रिलैक्स करेगा। इसका मेडिसिन का नाम है देख लीजिए डेरिफेंसिन, जिसको हम इनेब्लेक्स कहते हैं। डेरिफेंसिन मेडिसिन है इसका एंटीकोलिनर्जिक ड्रग का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगर जो पेन है तो पेन को मैनेजमेंट करेंगे, और जो भी फिजिशियन के द्वारा एडवाइस किया गया मेडिसिन है उसको हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब करेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं दोस्तों नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में हम लोग पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज करवाते हैं, जिसको हम केंगल्स कहते हैं। इसमें स्ट्रेचिंग होता है पेल्विक फ्लोर मसल को, और इम्प्रूव होता है ब्लडर कंट्रोल में अच्छा होता है। ठीक है, या फिर देखिए दोस्तों हम लोग वार्म कंप्रेशन भी देते हैं। वार्म कंप्रेशन अप्लाई करते हैं लोअर एब्डोमेन एरिया में, टू रिलैक्स होता है मसल और रिड्यूज होता है जो भी डिस्कम्फर्ट है वो रिड्यूज होता है। नेक्स्ट हम लोग दोस्तों क्या करते हैं, नेक्स्ट देखिए बिहेवियर मॉडिफिकेशन करते हैं, जिसमें फ्लूइड मैनेजमेंट करते हैं। इनकरेज पेशेंट को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने के लिए दे सकते हैं, हाइड्रेटेड रखते हैं, और अवॉइड करते हैं इनटेक ऑफ कॉफ़ीन और अल्कोहल को पेशेंट को देने से अवॉइड करना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट डाइटरी एडजस्टमेंट में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, डाइटरी एडजस्टमेंट में देख लीजिए, डाइटरी एडजस्टमेंट में हम लोग क्या करते हैं कि अवॉइड करते हैं फूड और बेवरेज को, जैसे डेट इरिटेट ब्लडर को क्या कर सकता है, इरिटेट। स्पाइसी फूड को रिस्ट्रिक्ट करना है, एसिडिक फूड नहीं, फ्रूट्स नहीं देना है पेशेंट को, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स नहीं देना है पेशेंट को। ठीक है दोस्तों, अब पेशेंट को हम लोग को क्या करना है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है पेशेंट को क्या करना है, साइकोलॉजिकली अच्छी तरह से सपोर्ट प्रोवाइड करना है। ये नहीं कि पेशेंट को डांटना उठना नहीं है, अच्छी तरह से उनको साइकोलॉजिकली सपोर्ट प्रोवाइड करना है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं दोस्तों सर्जिकल मैनेजमेंट या इसको सर्जिकल इंटरवेंशन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, देखिए सबसे पहला सर्जरी हम लोग क्या करते हैं, ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, जिसको शॉर्ट में TURP बोल देते हैं, ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। इसमें क्या होता है दोस्तों, देख सकते हैं
कि अगर जो इसको मेनली यूज करते हैं मैन के अंदर, ये मतलब मेल पेशेंट के अंदर होता है। जो कैंसर होता है बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया हो जाता है काउजिंग यूरिनरी रिटेंशन के कारण। देख सकते हैं दोस्तों कि ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन में क्या होता है कि जो प्रोस्टेट होता है, यहाँ पे देख सकते हैं प्रोस्टेट होता है, उसका साइज़ क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो इसका साइज़ इंक्रीज हो जाता है दोस्तों, तो क्या होता है, इसको जो इसका प्रोस्टेट का टिश्यू होता है उसको एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाता है, उसमें उसका जो ग्रोथ है वो ज़्यादा हो जाता है। और उसका ग्रोथ ज़्यादा हो जाने की वजह से दोस्तों इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो इसको जो साइज जो प्रोस्टेट का साइज ज़्यादा हो गया है उसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। उसी को हम लोग ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, जो ज़्यादा साइज हो गया है प्रोस्टेट का उसको रिमूव कर देंगे तो यूरिनरी रिटेंशन ठीक हो सकता है। ठीक है, हो जाएगा, कम्प्लीटली ठीक हो जाएगा दोस्तों। अब देख लीजिए इसको डिटेल में, नीचे देखते हैं। इसको हम लोग प्रोसीजर को यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं दोस्तों, देख सकते हैं। इस प्रोसीजर को हम लोग यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं दोस्तों। रिसेक्टोस्कोपिक इज इंसेक्टेड थ्रू द यूरेथ्रा में इंसेक्ट करते हैं और फिर क्या करते हैं, रिमूव करते हैं प्रोस्टेट टिश्यू को जो एबनॉर्मल ग्रोथ हुआ है और ब्लॉक कर रहा है यूरिन के फ्लो को। इसमें इस सर्जरी को करने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा इंसिजन मतलब कि कोई भी काट छाट की आवश्यकता नहीं होती है, यूरेथ्रा के माध्यम से ही करते हैं। ठीक है, अब इसका जो रिकवरी टाइम है दोस्तों, इसमें हॉस्पिटल में 1 से 2 दिन स्टे की आवश्यकता होती है और ये 4 से 6 वीक के अंदर ये रिकवरी हो जाता है। और कैथेटर होता है जो कि प्लेस होता है कुछ दिन के लिए, सर्जरी के बाद कुछ दिन तक कैथेटर इसमें लगा होता है पेशेंट को। इस सर्जरी में पेशेंट को क्या है कि कैथेटर लगा होता है और जो ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट होता है उसमें कैथेटर लगता है कुछ दिन के लिए। अब नेक्स्ट सर्जरी हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, यूरेथ्रल डायलेशन या सेंटिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों, ये सर्जरी हम लोग किसके लिए करते हैं, देखिए जो ब्लडर क्या हो रहा है, यूरिनरी रिटेंशन क्यों होगा था, ब्लडर है इसका जो ओपनिंग है ये नैरोइंग हो जाता था। तो नैरोइंग ओपनिंग को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे एक इंसर्ट करेंगे ट्यूब, जिसको हम सेंट बोलते हैं, एक ट्यूब जो क्या करेगा कि इस ओपनिंग को नैरोइंग मतलब बंद होने से रोकेगा। ये इस ओपनिंग को बंद होने से क्या करेगा, रोकेगा ये ट्यूब। ठीक है, तो यूरिन अच्छा से पास होगा तो यूरिनरी रिटेंशन से प्रिवेंट हो सकता है। देखिए अब ये टैप ये प्रिवेंट करेगा डिवाइस ये मूव होने से यूरिन को, और इसको जो ओपनिंग है इसको बंद होने से रोकेगा। ठीक है, सेंट इन प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा और प्रोस्टेट ग्लैंड। देखिए अब नेक्स्ट इसका देख लीजिए नीचे क्या कहता है, इंडिकेशन यूरेथ्रल स्फिंक्टर की नैरोइंग हो गया है तो क्या होगा कि इसको हम यूज करेंगे। इस प्रोसीजर को हम ग्रेजुअली स्ट्रेच यूजिंग डायलेटर सेंट यूज करते हैं और प्लेस करते हैं नैरोइंग को न प्रिवेंट करने के लिए, मतलब जो भी ब्लाडर में नैरोइंग है हो रहा है उसको होने से रोकता है इस प्रोसीजर में। अब इसमें कैसे होता है रिकवरी, यूजुअली आउट पेशेंट प्रोसीजर, ये 1 दिन में ही प्रोसीजर हो जाएगा, आउट पेशेंट होगा प्रोसीजर और इसका रिकवरी टाइम भी क्विक है, बहुत जल्दी इसमें रिकवरी भी मिल जाएगा। ये बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए ये सर्जरी है। ठीक है दोस्तों, और ये सेंट हो सकता है, टेम्प्रोररी भी लग सकता है और परमानेंट भी हो सकता है। नेक्स्ट सर्जरी हम लोग देखते हैं साइटोस्टोमी। साइटोस्टोमी को हम लोग एक और नाम कहते हैं सुप्रा प्यूबिक कैथेटराइजेशन। इसको हम कब करते हैं दोस्तों, तो इसको हम लोग करते हैं जो कोई भी पेशेंट अगर जो लंबे समय से यूरिनरी कॉन्टिनेंस रिटेंशन हो रहा है, मतलब यूरिन का ब्लॉकेज है, उसमें यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यूरेथ्रल कैथेटराइजेशन लंबे समय तक के लिए पॉसिबल नहीं है। इसीलिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, पेल्विको कैथेटराइजेशन प्लेसमेंट करते हैं। इसमें क्या होता है, एक कैथेटर इंसर्ट करते हैं, किसके थ्रू, लोअर एब्डोमेन के थ्रू डायरेक्टली इनटू द ब्लडर के अंदर करते हैं। कंटिन्यूअस ड्रेनेज, इसमें कंटिन्यूअस ड्रेनेज होता है। इसके लिए क्या होता है, इसके लिए माइनर सर्जरी की आवश्यकता होती है। इसका जो रिकवरी टाइम है भी वो भी बहुत जल्द है। रेगुलर इसमें क्या होता है कि जो कैथेटर आपको लगाया गया है उसको रेगुलर केयर करने की आवश्यकता होती है और मॉनिटर करने की। आप इमेज में देखिए यहाँ पे पेल्विक को कैथेटराइजेशन करते हैं, इसमें एक कैथेटर को इंसर्ट किया जाता है पेल्विक के माध्यम से और क्या होता है ब्लडर में इंजेक्ट किया जाता है। अब ये होता है जो कि अटैच कर दिया जाता है पेशेंट के साथ ताकि कंटिन्यूअसली ड्रेनेज हो सके। ठीक है दोस्तों, तो
तो अगर जो ये आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसका जो नर्सिंग मैनेजमेंट है दोस्तों, हम एक कॉमन नर्सिंग मैनेजमेंट का वीडियो बना चुके हैं। वो उसमें क्या होगा कि कोई भी डिजीज कंडीशन में आप उस नर्सिंग मैनेजमेंट को लिख सकते हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम कॉमन नर्सिंग मैनेजमेंट का लिंक दे देंगे। ठीक है दोस्तों।